अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नोआ के यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़रीन नैयर और आज हमारे साथ नोआ के एक बहुत स्पेशल स्टार हैं जुनैद आलम। इन्होंने 2019 में CSS एग्ज़ाम दे के पास में एलोकेशन हासिल की। GB फाटा से इनका सेकंड पोजीशन आया है और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने 14th पोजीशन हासिल की। आप अपनी बैकग्राउंड और जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ से स्टार्ट करें। आप हमें अपने बारे में बताएं। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान से है और मैंने अपनी FSC आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल गिलगित से हासिल की। उसके बाद मेरा एडमिशन लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में हुआ, जहाँ से मैंने BA LLB ऑनर्स की डिग्री हासिल। तो लोग कहते हैं कि GB जो है वो बैकवर्ड एरिया है काफ़ी। डू यू थिंक कि आपको इसकी वजह से कोई डिसएडवांटेज हुआ है? जनरली GB में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर रहे हैं ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स, और लेकिन मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, न सिर्फ GB में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जी। इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं और आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल गिलगित इनमें से एक है, तो मैंने वहाँ से तालीम हासिल। और लोग कहते हैं कि लम्स जो भी गया उसने तो पास ही करना है CSS। So what would you say about that? I think CSS का जो एक पूरा प्रोसेस है इट इज़ वेरी रिगरस, और बेशक आप लम्स से पढ़े हों या आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हों या आप कहीं से भी पढ़े हों, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, आपको मेहनत ज़रूर करनी है, आपको डिसिप्लिन मेहनत करनी है, आपको अच्छे सोर्सेज से पढ़ना है और इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली आपने कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट ज़ाहिरी बात है बैकग्राउंड की वजह से उसमें अफेक्ट आता है, लेकिन रेस में एंड तक जाने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी है। और आपने कहा अच्छे सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, तो अच्छे सोर्सेज का डेफिनेशन क्या होगा? अच्छे सोर्सेज की जो एक बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि ये अच्छा वेल रेफरेंस्ड हो। जो भी बात की जाए, जो भी आर्ग्यूमेंट दिया जाए, जो भी दलील दी जाए, उसको हमेशा आपने किसी ना किसी तरीके से बैक उसको करना है, चाहे वो कोई बुक की फॉर्म में हो, चाहे स्टेटिस्टिक्स की फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो। तो अच्छा रेफरेंस ढूंढने के लिए आई थिंक आजकल सबसे अच्छा तरीका आप इंटरनेट है। आप इंटरनेट पे जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च पेपर एक उठा लें, उस रिसर्च पेपर से आपको मज़ीद 10-15 आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे और इसी तरह से आपने अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने कौन से रखे थे? मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस था, गवर्नेंस थी, सोशियोलॉजी थी, क्रिमिनोलॉजी थी और जेंडर स्टडीज। व्हाई डिड यू चूज दीज सब्जेक्ट्स? क्यों सिलेक्ट की थी आपने ये कॉम्बिनेशन? प्राइमरीली बिकॉज जब मैं यूनिवर्सिटी में भी था तो मेरा इंटरेस्ट लॉ के बैकग्राउंड के होने की वजह से सोशल साइंसेज की तरफ शुरू से ही रहा था, और यूनिवर्सिटी से पहले जब मैं स्कूल में था तब भी मेरा इन्हीं एरियाज़ की तरफ मेरी रीडिंग भी थी और मेरा इंटरेस्ट भी था। इसी वजह से प्राइमरीली मैंने पॉलिटिकल साइंस और गवर्नेंस और इस तरह के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने ऑप्ट किए। और सबसे बेस्ट स्कोर आपका कौन से सब्जेक्ट में आया था? सबसे बेस्ट स्कोर मेरा पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में आया था। What was your methodology of preparation? मेरी इसमें मेथोडोलॉजी प्राइमरीली ये थी कि सिलेबस जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है। कभी भी कोई भी एस्पिरेंट जब तैयारी स्टार्ट करता है तो सिलेबस को बहुत कीनली और बहुत क्लोजली स्टडी करना है। तो मैंने भी सिलेबस को बड़ा क्लोजली देखा, स्टडी किया। पास पेपर्स से मैंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस ली कि सवाल किस तरह का आता है, किस नौइयत का आता है, एग्जामिनर जो है वो वर्टिकली कितना आपका नॉलेज जज करता है, हॉरिजॉन्टली कितने एंगल्स से आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो इस तरह का एक रफली एक फ्रेमवर्क मैंने अपने माइंड में बना लिया था और उसी फ्रेमवर्क के थ्रू फिर मैंने तैयारी की। और जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2016 में जब मैं नोआ आया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली थ्रू टीचर्स एंड थ्रू द मटेरियल विच वाज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। तो उसी तरह से फिर मैंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाई, और फिर न सिर्फ प्रिंट मटेरियल बल्कि ऑनलाइन रेफरेंसेस और ऑनलाइन सोर्सेज से मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया हो गई या सिंपल एक गूगल आपका सर्च हो गया, लेकिन उसको फिर आपने खुद स्पेसिफिक करके और खुद ही आपने पढ़ना है। सिर्फ एक गूगल के सर्च के ऊपर आपने सेटिस्फाइड नहीं होना। और आपकी ये सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने किस बेसिस पे की थी? सब्जेक्ट सिलेक्शन में प्राइमरीली मैंने अपने इंटरेस्ट के बेस पे की थी, और दूसरा इंटरेस्ट के अलावा मुझे, क्योंकि मेरी रीडिंग थी इसमें इन सब्जेक्ट्स में, तो मुझे लगा कि पास पेपर्स को देख के और सिलेबस को देख के मुझे ऐसा लगा, और जब मैंने कुछ मॉक एग्ज़ाम्स भी दिए तो उसमें स्कोर भी मेरा इनकरेजिंग आया और मेरे टीचर्स ने भी मुझे
यही मशवरा दिया कि आपको यही सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए। एंड इनफैक्ट आई वाज लकी कि जो मेरे सब्जेक्ट्स थे ओवरऑल उनमें अच्छा स्कोर आया। और आप स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को क्या एडवाइस देंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से? सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से मेरी जो एडवाइस है वो यही है कि आपने सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना है और एक सब्जेक्ट का जो आपका एप्टीट्यूड है, प्री एग्जिस्टिंग एप्टीट्यूड नंबर 1, वो आपने देखना है। दूसरा आपने ये भी देखना है कि किसी सब्जेक्ट को आपको ग्रैस्प करने में कितना आपको टाइम लग सकता है एंड वेदर डू यू पोजेस द पोटेंशियल टू एक्सेल इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एज वेल। तो ये 2 चीज़ें जो है आपने मद्देनज़र रखनी है और इसके बाद आपने जो है ना सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। और आपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी उसे एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट की थी, यानी कि डिड यू हैव अ फिक्स्ड टाइम टेबल जो आपने फॉलो की थी, या आपने रैंडम स्टडी की है? आपकी प्रिपरेशन का जो मेथड था वो क्या रखा है? प्राइमरीली मैं शुरू से ही आई हैवंट बीन वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो एक स्पेसिफिक टाइम टेबल सेट करते हैं। आई थिंक मैं दिन में 3-4 मरतबा टाइम टेबल बना लेता था, लेकिन मैं फॉलो उसको मैं नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैंने अपनी CSS की जर्नी स्टार्ट की तो मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू बी पंक्चुअल, to value time, because if you will value time तो consequences, positive consequences आपको खुद आएंगे। तो मैंने अपना टाइम इस तरह से डिवाइड किया हुआ था कि अर्ली मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप और उसके बाद मैं डॉन अखबार जो है मैं पढ़ता था सो दैट मेरे जो ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। क्योंकि सुबह सुबह ही उठकर अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी अगर पढ़ लूँ या गवर्नेंस का मैं फ्रेमवर्क पढ़ लूँ तो मुझे उसको एब्जॉर्ब करने में मुझे डेफिनेटली इशू होता। तो आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर और उसके बाद एक कंपल्सरी सब्जेक्ट मैं मॉर्निंग में पढ़ता था और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं इवनिंग में पढ़ता था। और आपने कहा कि आप डॉन पढ़ते थे, तो इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर एज इम्पोर्टेंट? जो लोग कहते हैं कि अखबार पढ़े बगैर CSS नहीं होता, क्या आपको इस बात पे यकीन है? आई थिंक स्पेशली जब आप CSS की तैयारी स्टार्ट कर रहे हों तो आपको स्टार्ट अखबार से ही करना चाहिए, बिकॉज उससे आपको आइडिया हो जाता है कि पब्लिक डिबेट क्या है, सोशल इश्यूज़ क्या हैं, पॉलिसी इश्यूज़ क्या हैं, लीगल इश्यूज़ क्या हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं। तो उससे आपको एक ब्रॉड लेवल पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन अखबार सिर्फ़ और सिर्फ अखबार पढ़ना और सिर्फ so much so that the whole day is consumed by newspaper reading is never recommended, because उसमें आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेंगे। अखबार में भी you have to pick and choose। for example editorials लाजमी पढ़ें, because editorials पढ़ने से आपका एक पर्सनल लेवल पे एक ओपिनियन अच्छा डेवलप हो जाएगा जो कि वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होगा जी। और उसके अलावा जो कॉलम्स आते हैं कोशिश करें कि सिलेबस से स्पेसिफिक जो कॉलम्स हैं वो पढ़ें और उनमें से नोट्स बनाएं, क्योंकि वही नोट्स आपने एग्ज़ाम में यूज़ करने भी हैं। और आगे फिर रिटन पास करने के बाद आपकी इंटरव्यू की तैयारी कैसी रही और उसमें आपने कहाँ पे स्ट्रगल किया? इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी वो यही थी कि वी वर a group of 3 friends। हमने ग्रुप स्टडी की, बिकॉज CSS में नॉर्मली ये कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल एंडेवर है। बिल्कुल है, इंडिविजुअल एंडेवर भी है। आप जितनी मेहनत करेंगे पर्सनल लेवल पे उतना अच्छा आपको नतीजा मिलेगा, लेकिन ग्रुप स्टडी का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि एट टाइम्स सिलेबस इतना ब्रॉड होता है कि कोई 6 महीने पहले तैयारी करता है, कोई 4 महीने पहले तैयारी करता है, कोई 1 साल पहले तैयारी करता है। तो अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं और आपस में आपकी ऐसी कोऑर्डिनेशन है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने जब इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने ग्रुप स्टडी की थी और अपने दोस्तों के साथ ही हम बैठते थे और हम इश्यूज़ जो रेलेवेंट इश्यूज़ हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं हम उनके ऊपर हम रिसर्च करते थे और कोशिश करते थे कि कंसाइज टू द पॉइंट और ब्रीफ हम उनके आंसर्स तैयार करें। एंड देन वी ट्राइड टू सॉर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेट दोज आंसर्स रिटन लिख कर भी। और इंटरव्यू की तैयारी भी आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ क्योंकि ओरल टेस्ट है तो सिर्फ ज़बानी चीज़ें, आपने लिखना है, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है और फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप रिटन के लिए गए थे और जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे, क्या आपको लगा आप फुली प्रिपेयर्ड हैं? देखें, CSS एक इस तरह की एक जर्नी है जिसमें ये मेरा पर्सनल जो है ओपिनियन है दैट यू आर नेवर श्योर
because probability of passing the exam is 2.5%. जी और हमेशा से डाउट जो है आपके माइंड में होता है कि whether I'll be able to do it or not. लेकिन आपको डाउट से आगे जाना चाहिए. You should always have a firm self-belief in your ability to achieve excellence. And I believe यही चीज़ जो है आपको differentiate करेगी. अगर आप का स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और मैं नहीं कर सकूंगा, तो आई थिंक यू वोंट बी एबल टू डू इट. तो जब मेरी रिटन की प्रैक्टिस क्योंकि मैंने अच्छी रिटन की प्रैक्टिस की थी, मैंने पास पेपर्स से भी मैंने प्रैक्टिस की थी और मैंने सिलेबस को मल्टीपल सोर्सेज से कवर करने की कोशिश की थी, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट बट आई वॉज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ लिटिल इन डाउट कि मेरा शायद हो शायद ना हो. बट मैं हमेशा कोशिश करता था कि जो मेरी पॉजिटिव साइड है ब्रेन की, उसी को मैं एक्टिवेट ही रखूं. और क्या आपको लगता है कि CSS पास करने का कोई एक टिप या ट्रिक है? पर्सनली आई एम द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन ट्रिक्स या कोई टिप, क्योंकि आपको CSS की पूरी प्रिपरेशन में आपको मेहनत करनी है. और जहाँ तक टिप का ताल्लुक है, तो उस हिसाब से until and unless आप सिलेबस को फोकस नहीं करेंगे, until and unless आप अपनी इंग्लिश रिटन को इम्प्रूव नहीं करेंगे, until and unless आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक आपको CSS का एग्ज़ाम पास करने में काफ़ी इश्यूज होंगे. अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आई थिंक देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे. और नोआ आके आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प किस एस्पेक्ट में हुई है? नोआ आकर मेरी सबसे ज़्यादा जो हेल्प है वो इनिशियली इसी सेंस में हुई थी कि पढ़ाई जो है वो करनी कैसे है. क्योंकि आपके पास सिलेबस होता है, आपके पास सोर्सेज भी होते हैं, लेकिन एट टाइम्स आपको ये भी लगता है कि कौन सा सोर्स से पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को कितना डीपली कवर करना है, कितना आपने उस पर अपना नॉलेज जो है ना वो एक्यूमुलेट करना है. जी. तो इन सारी एस्पेक्ट्स पे आपको इनिशियली अगर अच्छी गाइडेंस मिल जाए और ऑनेस्ट और सिंसियर गाइडेंस मिल जाए, तो इट कैन गो अ लॉन्ग वे, नॉट जस्ट इन CSS बट ओवरऑल इन योर पर्सनल ग्रूमिंग एज वेल. एंड द फैक्ट कि इससे आपकी अपनी जो रीडिंग राइटिंग एबिलिटीज़ जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, जिससे न सिर्फ आपको CSS में बल्कि और भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, एग्जाम्स में आपको कामयाबी मिलेगी. Thank you so much, Junaid, for joining us today. Your help and guidance will be very valuable for our viewers. So thank you once again. You're very welcome. Thank you for having me here.